हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है हमारा इंडस्ट्रीज, यानी कि अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग्स के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक तो ये जाना कि कैसे प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो 5 ईयर प्लान थे, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनके तहत कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाया गया। हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। तो देखिए होता क्या है कि भाई अब जो है कि देखो, इकोनॉमी है 3 हिस्सों में बटी हुई है। जैसे कि मैंने हमें बताया ना, एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, फिर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, और टर्चरी यानी कि सर्विस सेक्टर। ठीक है ना? तो ये बेसिकली कंबाइंड ही है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को कंबाइंड लेकर ही चलेंगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर तो कहीं ना कहीं वो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला होता है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, जैसे देखिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कोई टीचर हो गया पढ़ा रहा है, वो एक सर्विस दे रहा है, कोई एडवोकेट हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, ठीक है, कोई बार्बर हो गया, नाई काटने वाला, या कोई परचूने की जनरल स्टोर चलाने वाला रिटेलर हो गया। ये सब लोग सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। ठीक है ना? अब इसको चलाने के लिए कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी जाती है। ठीक है, तो ये भी एक इसी इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक है ना इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को पढ़ेंगे। तो सर्विस तो एक छोटा पार्ट है, उसको हम लोग अलग से समझेंगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर तो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अगर मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर है और इधर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अब एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग अगर ट्रांसफर होनी है कोई चीज, तो वो तो सीधी सी बात है, इंसान जो है फिर उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना? अब मान लीजिए कोई टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, उसका बाकी इंडस्ट्री से तो कोई लेना देना नहीं, उसको अपना प्रोफेशन चलाना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर जनरेट हो जाएगा। लेकिन समझने की जरूरत यहाँ पे ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो एक मेन सेक्टर होता है। कारण इकोनॉमी में देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर है तो ठीक है, चलो फल हो गए, दूध हो गए, रोटी सब्जी, ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो पूरी हो जाती हैं। लेकिन अब मैं बात करूं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिनिश्ड गुड, जैसे कि अब देखो मैं इस कैमरे से शूट कर रहा हूं, तो क्या कैमरा खेत में उग सकता है? ठीक है, चलिए हम उस जमाने की अगर बात करें, उस जमाने में भी ट्रांसपोर्टेशन होते थे, गाड़ियां थी, मशीनरीज थी, ठीक है, पेन पेंसिल, बेसिक बेसिक बहुत सारी चीजें होती है इंसान की लाइफ के जीवन में। तो वो चीजें कहाँ प्रोड्यूस करी जाएंगी? वो भी तो चाहिए ना इंसान को। तो वो सारी सोचो, अब इमेजिन करके देखो कितनी सारी चीजें हमारी इकोनॉमी में, हमारी बेसिक लाइफ में, आप देखो कितनी सारी चीजें होती है। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग सोचो कितनी सारी चीजें, कपड़े हैं, जूते हैं, घर में सजाने की लाखों तरह की चीजें हैं, पंखा है, लाइट है, कितनी सारी चीजें इंडस्ट्रीज होती हैं। तो उन सब इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, इकोनॉमी स्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो वो इकोनॉमी स्टेब्लिश कैसे की जाएगी? अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पार्ट था। अब देश आजाद हुआ था, पैसा उतना था नहीं, कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस ऐसे ही घुसना ही नहीं चाहता था। लास्ट वीडियो तक मैंने क्या बताया था कि सोशलिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कि सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। तो अब यहां क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी जो थी, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने इंप्लीमेंटेशन लिया कि हम लोग सोशलिस्टिक पैटर्न प्लस कैपिटलिस्टिक पैटर्न दोनों को मिक्स करके उस लेवल पे हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमें क्या है कि हमें ये भी देखना है कि हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, उस इंडस्ट्री से कमाया पैसा लोगों के वेलफेयर में भी लगाना जाना है। तो कैसे काम किया जाएगा? तो अब हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज को समझते हैं, किस तरीके से स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है ना? तो देखो, इकोनॉमिस्ट का क्या था, उनको पता था कि जो इकोनॉमिस्ट को ये पता था कि गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, किसी भी देश की इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट करना है तो एग्रीकल्चर से नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सेटअप किया जाएगा। ठीक है ना? और उसके चलते हुए क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर तो है ही, लेकिन एग्रीकल्चर से भी ज्यादा जो सबसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला जो एक पाथ है वो होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब सोचो ना, एक इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, मान लो ये एक पेन है, इस पेन की इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो सोचो कितने सारे एम्प्लॉयज इस पेन की फैक्ट्री में काम करेंगे, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। मशीनरीज के साथ हो गए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और फिर इसी इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए सर्विस सेक्टर जनरेट होगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा जो उसको सप्लाई करेगा जगह जगह पे जाके। ठीक है ना? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो यही होता है कि इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जनरेट करना था, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, तभी तो लोगों की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, हर इंसान एक सेल्फ सफिशिएंट बन पाएगा। तो कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसे पहले बात किया गया, जो मेन बेसिकली क्या था, जो टेंशन वाला मुद्दा था वो ये था कि ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं, सरकारी इंडस्ट्रीज रहेंगी या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज रहेंगी। ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को देना है, यानी कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करना, तो उससे क्या होगा? उससे देश की गरीबी और आर्थिक स्थितियां नहीं सुधरेंगी। दूसरी चीज ये सबसे बड़ी थी कि देश के रिसोर्सेज सबसे ज्यादा वेस्ट होते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को प्रमोट कर रहे हो, तो उसमें होगा क्या कि जैसे मान लो सरकार बैठी है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए और कहते कि जो सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब
प्राइवेट प्लेयर्स को दे दो, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि सरकार ही है जो रिसोर्सेज, एनवायरमेंट और बाकी सारे इश्यूज को देखना होता है, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। तो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दिया जाए या सरकारी कंपनीज के हाथ में दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन का मुद्दा था। तो कैसे फिर शुरुआत होती है, देखो तो जो इसमें पहला लिखा है ना कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो क्या हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान में ये चीज इंप्लीमेंट करेगी सोशलिस्टिक बेसलाइन पे सेम गाइडलाइंस। तो बताता हूं क्या है। पहला तो यही है कि सोशलिस्टिक पैटर्न फॉलो किया गया, यानी कि इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी, कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट, लेकिन हर एक पे कंट्रोल जो है वो सरकार का रहेगा, इसलिए गाइडलाइंस जो है सबके लिए सेम रहेंगी। तो एक लाइसेंस राज यहां पर निकल कर आया है यहाँ पे, यानी कि अगर आपको कोई भी फैक्ट्री निकलनी है, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा सरकार से परमिशन, वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ था कि फिर बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिला था। फिर वो कहीं ना कहीं 1991 में जब रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो उसके बाद ये चीजें बदली थी, ठीक है ना। क्योंकि सरकार का क्या था, सरकार को पता था कि फ्री प्लेयर्स भी नहीं छोड़ सकते हैं एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट वाली चीज ये थी कि सोशलिस्टिक पैटर्न, अगर हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ बात करें, तो वहां पे रशिया में क्या हुआ था कि वहां पे जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी सरकारी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है ना। लेकिन नेहरू जी का ये कहना था कि भाई हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां लोगों को कुछ भी कहने की, करने की आजादी होती है। तो फिर कोई इंसान अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं लगा सकता, कोई अपना बिजनेस क्यों नहीं सेटअप कर सकता, हर इंसान नौकरी ही क्यों करेगा? ये तो फिर गुलामी के तर्क पे हम चल रहे थे। तो नेहरू जी ने इसी सोच पे बोला कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी तो हम फॉलो करेंगे, इसलिए सरकारी फैक्ट्रीज तो हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अगर कोई चाहता है उसको सेटअप करना, वो कर सकता है, पर सरकार की निगरानी में और सरकार का होल्ड उस पर रहेगा। और दूसरा ये था कि कोई एकदम बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप या बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए कोई तैयार भी नहीं था। तो कैसे चीजें वर्कआउट करी, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये तो मैंने आपको बताया। अब आते इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 जो बुक में दिया हुआ है, तो मैं उसी पे बात करूंगा। इंडस्ट्रीज को 3 सेक्टर में बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। कैसे बांटा गया, देखो शेड्यूल ए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी इंडस्ट्री आ गई, 17 इंडस्ट्रीज आ गई। मैं 17 इंडस्ट्रीज का नाम तो नहीं लूंगा, मोटा मोटी बता देता हूं। जैसे कि रेलवे की इंडस्ट्री बन गई, ठीक है, रेलवे सरकार के हाथ में आ गई। या फिर मैं बात करूं आर्म्स एंड एम्यूनिशन, अगर मतलब वॉर हो रहा है तो उसकी फैक्ट्री जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी, ठीक है। उसके अलावा मैं और थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ, ये बुक में मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक है। जैसे उसके अलावा हो गया हमारा आर्म्स हो गया, सिविल एविएशन हो गया, डिफेंस हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये हमारा चला गया पहले सेक्टर में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होल्ड में चला गया। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट के होल्ड में। स्टेट गवर्नमेंट के होल्ड में आया जैसे कि पेपर मशीनरीज, मेडिसिन, टेक्सटाइल, कपड़ा, ऐसी चीजें, ठीक है। और तीसरा सेक्टर आता है फिर हमारा प्राइवेट प्लेयर, शेड्यूल सी, प्राइवेट प्लेयर, वो यानी कि कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। तो जो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी था ना, वो सरकार के हाथ में रही वो ऑर्गेनाइजेशंस, और शेड्यूल सी में डाल दिया गया प्राइवेट प्लेयर, कोई भी आए इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, छोटी मोटी, जिसमें से एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता था, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी 5 लाख की, तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हो गई। जैसे मान लो कोई घर में हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री सेटअप करने लग गया, ठीक है, या कोई छोटा मोटा टेलरिंग का बिजनेस शुरू कर रहा है, तो कोई छोटे छोटे कपड़े सिलने का, तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा रोजगार मिल जाता है लोगों को। कोई नाई की दुकान लगा लेता है, या कोई किसी तरह की शॉप हो गया, या कोई कोचिंग सेंटर टीचिंग के लिए कोई स्कूल बिजनेस खोल लेता है, तो उस तरीके से उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाया करती थी, ठीक। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज को ऐसे 3 स्केल में बांटा गया। और ये क्या था कि लाइसेंस राज, इसमें क्या होता था कि लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकार की निगरानी रहेगी। तो इस तरीके से सोशलिस्टिक पैटर्न पे ये इंडस्ट्रीज का एक गठन हो, और इस तरीके से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब इसका फायदा तो ये हुआ कि चलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट ये रहा कि जो इंडस्ट्री जब सेटअप हुई ना, तो ये लाइसेंस राज के चलते हुए क्या हुआ, करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिला। सरकारी मुलाजिमों को पैसा खिला खिला के लाइसेंस लिया गया, इंडस्ट्री सेटअप की गई, तो करप्शन लेवल जो था वो भी साथ ही साथ बढ़ता चला गया इकोनॉमी में। वो चीज यहाँ पे देखने को मिली। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ना, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो बुक में वैसे डिटेल में नहीं है, मैंने अपनी एक वीडियो में ना सारे 5 ईयर प्लान जितने भी थे, 7, 8, 10, 12 5 ईयर प्लान्स का पूरा एक चिट्ठा बनाया मैंने अलग से, और वो मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना, वहां से आप लोग वो वीडियो में सारा 5 ईयर प्लान का स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को इंडस्ट्रीज के बारे में बताया कि इंडस्ट्रीज को किस हिस्सों में बांट दिया गया, और कैसे इंडस्ट्रीज की स्थापना होती है हमारे देश में फिर 1950 के बाद, किस तरीके से कैसे कैसे नई नई पॉलिसीज लाई जाती है। तो
तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को इंडस्ट्री के बारे में बताया। अगली वीडियो में चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा है जिसमें हम लोग ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि कैसे ट्रेडिंग पॉलिसीज लाई गई, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में अपना कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं और प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।